हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आलोक और मैं आप सभी का आज के नए वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी इन ऑपरेशन थिएटर, है ना। इससे पहले हमने पढ़ा था, जो लेक्चर कवर किया था दोस्तों, फार्मा का इंट्रोडक्शन था। उसमें जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो थे। आज जो है हम सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं, यानी उससे थोड़ा अपग्रेडेड लेक्चर है ये। और इसमें हम आपको बतलाएंगे कि रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, या उसको बेसिकली हम अगर बोले दूसरे वर्ड में, तो कोई भी ड्रग जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे शरीर में कैसे, किसके थ्रू वर्क करता है। मतलब हमारे सेल कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ड्रग क्या है, कैसे है, इसको कहाँ पे एक्ट करना है और कहाँ पे रिएक्ट करना है ना। किसके थ्रू वो पेन को जो है ब्लंट करता है, या किसके थ्रू वो मसल रिलैक्सेशन कॉज करता है, या किसके थ्रू जो है वो किसी भी अपने केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर सकता है, वो इन्हांस कर सकता है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म एंड रिसेप्टर डायनेमिक्स होने वाला है। और इसमें जो है हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी ड्रग का उसके रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होती है, और कैसे उस बाइंडिंग के थ्रू वो ड्रग जो है वर्क कर पाता है। तो दोस्तों आज है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि रिसेप्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम जानेंगे कि रिसेप्टर क्या होता है। तो रिसेप्टर क्या है दोस्तों? तो अ रिसेप्टर इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल। किससे बना होता है रिसेप्टर? तो रिसेप्टर भी एक खास तरह का प्रोटीन मॉलिक्यूल है। देखो दोस्तों, हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स है, जो भी सेल है, जो भी टिश्यू है ना, या जो भी प्रोसेस चल रहा है, जिसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस बोल रहे हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस बोल रहे हैं, ये सारे ही किसी ना किसी खास केमिकल से ही बने हुए हैं। किसी ना किसी खास केमिकल्स का रिएक्शन मैकेनिज्म ही है, जिसको हम साधारण तौर पे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना शुरू करते हैं कि सेल क्या है, प्रोटीन क्या है, एंजाइम्स क्या है, फैट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार से रिसेप्टर क्या होते हैं? तो एक खास प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हो। ये एक रिसेप्टर है, ये कहाँ पे? ये सेल मेम्ब्रेन है ना। सेल मेम्ब्रेन आप पहचान सकते हो, ये हेड और ये इसका टेल, है ना। बाइलेयर फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो या तो ये सेल मेम्ब्रेन में है, या फिर इनसाइड द सेल है, या फिर सेल के अंदर है। तो कोई ड्रग है, जैसे ये है ड्रग है जिसको हम लिगैंड भी बोल रहे हैं। ये ड्रग जो आके रिसेप्टर के हेड पे बाइंड करेगा, और इसके थ्रू जो है ये जो है सेल के अंदर जो है चला जाएगा, और अपने केमिकल प्रॉपर्टीज को सेल के अंदर जाके इनहांस करके, और जो भी प्रतिक्रिया होगी, जिस प्रकार का भी वो ड्रग होगा, वो अपने नेचर को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की बात हो गई। दूसरा एक ये हो गया जो इनसाइड द सेल है। इनसाइड द सेल कोई रिसेप्टर है। ठीक है, तो जो भी ड्रग्स होंगे वो पहले सेल के अंदर जाएंगे, है ना। सेल के अंदर जाएंगे और वो जाके फिर रिसेप्टर से बाइंड होंगे, और फिर वो एक्ट करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि रिसेप्टर क्या है? तो रिसेप्टर एक खास प्रकार का स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल है। आइदर वो सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो सकता है, या फिर इनसाइड द सेल जो है प्रेजेंट हो सकता है, और जहां पे ड्रग जाके बाइंड करता है और अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो क्लिनिकल एंकर्स है एनेस्थीसिया में, तो हम खास जो ड्रग्स पढ़ते हैं तो एट्रोपिन पढ़ते हैं, एडीआर पढ़ते हैं, एड्रेनालिन जिसको बोलते हैं, और सक्सिनाइल कोलिन पढ़ते हैं। तो एट्रोपिन क्या करता है? तो एक्टोन मस्करिनिक रिसेप्टर। मस्करिनिक रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो वो मसल्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, एडीआर जो है वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे काम करते हैं, एक्ट करते हैं, के थ्रू वर्क करते हैं। और जो सक्सिनाइल कोलिन है वो निकोटिनिक रिसेप्टर के थ्रू जो है एक्ट करते हैं।
तो बेसिकली आपको यही समझाना है दोस्तों कि अगर मान लो हम गाबा रिसेप्टर की बात करें, है ना, आपने एनेस्थीसिया में सुना होगा गाबा रिसेप्टर, है ना। गामा इसका फुल फॉर्म होता है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड रिसेप्टर, ठीक है। या फिर हम एनएमडीए रिसेप्टर की बात करें या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर की बात करें, तो ये क्या है, ये रिसेप्टर है क्या, तो ये सब एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है और इन्हीं के थ्रू पर्टिकुलर ड्रग्स जो हैं वो बाइंड होकर अपने बायोलॉजिकल एक्शंस को क्या कर पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे सेकंड जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन पाइपलाइन। तो बेसिकली ये पाइपलाइन नहीं है, ये क्या है कि ड्रग और रिसेप्टर का जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो मेल हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, उसका जो आउटलाइन है वो हम देखेंगे। तो पहला जो स्टेप्स है इसका क्या है कि ड्रग या लिगेंड जो है वो क्या होगा, तो ये एक एक्टिव केमिकल, एक प्रकार का क्या है, एक्टिव केमिकल है। मैंने आपको बताया कि ये जितने भी तरह के रिसेप्टर्स हैं या फिर जितने भी तरह के ड्रग्स हैं या फिर जितने भी तरह के हमारे अंदर मेटाबॉलिक और केटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, उन सबका सूत्रधार क्या है, केमिस्ट्री है। उन सबका सूत्रधार क्या है, केमिस्ट्री है। मतलब उन सबके पीछे क्या है, कोई ना कोई एंजाइम, कोई ना कोई विटामिन या कोई ना कोई प्रोटीन या कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा है। तो जो ड्रग है वो क्या है, तो एक केमिकल एजेंट है जो एक्टिव है और वो क्या करेगा, बाइंड करेगा। सेकेंड स्टेप देखना, तो वो बाइंड करेगा किसी ना किसी रिसेप्टर से। तो द एजेंट सक्सेसफुली डॉक विद द स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल यानी रिसेप्टर, ठीक है। तो कह रहा है कि जो भी हमारा ड्रग है या लिगेंड है वो क्या करेगा, किसी ना किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जिसको वो पहचानता होगा, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जिन तरह के पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगी वो उनके रिसेप्टर हो गए। नेक्स्ट, सेलुलर चेंजेज। अब क्या होगा, जब भी ये बाइंडिंग होगा, मतलब मान लो हमने ये रिसेप्टर बनाया और यहाँ पे कोई ड्रग आके बाइंड हो गया। अब इस बाइंडिंग को हम क्या बोल रहे हैं, इस बाइंडिंग को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इस बाइंडिंग को हम बोल रहे हैं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। इस बाइंडिंग को क्या बोल रहे हैं, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। और ये हो क्या रहा है, तो सेलुलर चेंजेज करा रहा है। सेलुलर चेंजेज की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, तो ट्रिगरिंग एंड इंटरनल बायोलॉजिकल शिफ्ट, यानी किसी न किसी तरह का फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो रहा है और उसके रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। जैसे द माइक्रो लेवल इफेक्ट में देखने को हमें मिलेगा, तो मसल रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिल सकता है, और ये सारा उसका जो केमिकल रिएक्शन होगा जो हम मैनिफेस्ट करेंगे पेशेंट के बॉडी में। अब कह रहा है कि 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ रिसेप्टर, 4 जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है रिसेप्टर के वो क्या क्या है दोस्तों, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिसिटी, है ना, वो स्पेसिफाई होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ड्रग है वो कई सारे रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो गया, ठीक है, इसको R1, इसको R2 और इसको R3 हमने बोल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कह रहा है कि ईच रिसेप्टर रिस्पॉन्ड्स ओनली स्पेसिफिक ड्रग। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंसुलिन रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू ओनली फॉर इंसुलिन। नेक्स्ट है एफिनिटी, तो द इनहेरेंट एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग टू अट्रैक्ट एंड बाइंड विद द रिसेप्टर। तो वो ड्रग की अपनी केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो किसी पर्टिकुलर या किसी रिसेप्टर से जाके वो बाइंड हो पाए, अट्रैक्ट हो पाए, ठीक है, वो उसकी अपनी एफिनिटी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है इफिशियंसी, तो इफिशियंसी क्या है दोस्तों, तो एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस सेलुलर रिस्पॉन्स आफ्टर सक्सेसफुल बाइंडिंग। तो अब जैसे हम बोलते हैं कि कोई ड्रग कितना इफेक्टिव है,
तो इसको हम दूसरे वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कोई जो ड्रग है वो कितना इफेक्टिव है, तो ये इस पे निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ है और कितना बेहतर सेलुलर रिस्पॉन्स उससे मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या है? रिवर्सिबिलिटी क्या है दोस्तों? तो ड्रग बाइंडिंग इज टेम्पररी। परमानेंट हो जाएगा तब तो बहुत दिक्कत हो सकती है। एंड यूजुअली रिवर्सिबल, अलाउइंग द सिस्टम टू रिटर्न टू द बेसलाइन। जैसे मान लो एक पेशेंट को हमें पैरालाइज करना था, उसको मसल रिलैक्सेंट हमने दे दिया और फिर से उसको नॉर्मल मोड में लाना है, तो एक टाइम पीरियड बाद हम या तो उसका जो है एंटीडोट दे दे, या फिर वो अगर डिपोलाइजिंग एजेंट है तो अपने बॉडी में ही क्या हो जाएगा, वो मेटाबोलाइज हो जाएगा और फिर व्यक्ति जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी तरह जो पेन किलर आप यूज करते हो तो उसका एक हाफ लाइफ होता है। हाफ लाइफ के बाद जो है ड्रग धीरे धीरे मेटाबोलाइज होके वो आपके बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है और फिर आप पेन फील करने लगते हो, या फिर जो पेन रिसेप्टर हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, आप नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने लगते हो। नेक्स्ट है रिसेप्टर क्लासिफिकेशन बाय स्पीड ऑफ रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे दोस्तों हम बहुत सारे रिसेप्टर्स देखेंगे जो हमारे बॉडी में है, और वो रिसेप्टर्स का जो स्पीड है रिएक्ट करने का, मतलब उन रिसेप्टर से जब ड्रग बाइंड करेगा तो उसका रिस्पॉन्स हमें कितने देर में जो है पता चलेगा। तो ये देखेंगे। फर्स्ट है आयन चैनल रिसेप्टर। तो आपने देखा होगा कि जो अपना एक्सॉन का मेम्ब्रेन होता है, इधर सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप। तो जिनको हम लिगेंड गेटेड चैनल बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो स्पीड होगा वो मिली सेकेंड में होगा, मतलब यहाँ से अगर कोई रिस्पॉन्स पास करेगा तो वो हमें मिली सेकेंड में उसकी जो गतिविधि होगी वो हमें ट्रैक हो जाएगी। नेक्स्ट है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, GPCR जिसको बोलते हैं। इसका जो स्पीड होगा दोस्तों वो सेकेंड टू मिनट्स में होगा। नेक्स्ट है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है। तो इसका जो स्पीड होगा वो मिनट्स टू आवर्स में होगा। और नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, इनका आवर्स टू डेज में हमें जो स्पीड वो देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आयन चैनल रिसेप्टर, यानी जो हमने लिगेंड गेटेड चैनल पढ़ा था। तो इसका मैकेनिज्म ये कैसे वर्क करता है दोस्तों? तो यहाँ देखो, ये पहले क्लोज था, ठीक है। इसको गार्ड कौन कर रहा था? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। बेसिकली ये एक दरवाजा है, और ये दरवाजा खोलने के लिए हमें क्या चाहिए? एक एक्शन पोटेंशियल चाहिए, एक एक्शन पोटेंशियल चाहिए, और क्या चाहिए दोस्तों इसके साथ? इसके साथ हमें एटीपी चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए। तब जाके ये यहाँ पे बाइंड करेगा और ये गेट खुलेगा। अब ये गेट खुलेगा तो क्या होगा? इंट्रासेलुलर केटायन क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम बाहर आ जाएगा, K+ बाहर आ जाएगा, और बाहर क्या है? सोडियम। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन जो है सोडियम है, सोडियम अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार से जो है ये चैनल वर्क करेगा। तो कह रहा है कि मैकेनिज्म क्या है? तो ड्रग बाइंडिंग। ड्रग बाइंडिंग, अब ड्रग जैसे ही बाइंड हुआ चैनल ओपन हो गया। चैनल ओपन हुआ तो आयंस रैपिडली मूव करेंगे। मैंने आपको बताया कि इंट्रासेलुलर केटायन क्या है? पोटेशियम। तो ये बाहर चला जाएगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन क्या है? सोडियम, वो अंदर आ जाएगा। तो यही है आयन का मूवमेंट। कोर इसका एग्जांपल हम देखें, मतलब ये आयन चैनल रिसेप्टर्स हमें कौन कौन कहाँ देखने को मिलते हैं? तो जो हमारा निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, या जो हमारा गाबा रिसेप्टर है, या NMDA रिसेप्टर, यहाँ पे आयन चैनल रिसेप्टर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है
एनेस्थीसिया एप्लीकेशन इसका देखें तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो है एक्ट डायरेक्टली ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर, एग्जांपल के तौर पर सक्सिनाइल कोलिन, वैकेरोनियम और आपका एट्राक्यूरियम जो है इसके थ्रू वर्क करता है। नेक्स्ट है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स यानी जीपीसीआर जो हम देखे थे। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो ड्रग होगा रिसेप्टर से बाइंड होगा, उसके बाद जी प्रोटीन जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे। जी प्रोटीन जो एक्टिवेट होंगे तो वो सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेंगे या सेकेंडरी मैसेंजर फॉर्म करेंगे और जिसके वजह से सेलुलर रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कि कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो हेल्प करेंगे इसमें, तो ये सारे सेकेंडरी मैसेंजर हो सकते हैं। साइक्लिक एएमपी हो सकता है, IP3 हो सकता है, डैग हो सकता है और कैल्शियम आयन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो एनेस्थीसिया एप्लीकेशन इसका क्या है, तो drives vital autonomic responses targeted by ADR through adrenergic receptor, atropine glycopyrrolate through muscarinic receptor, or as well as dopamine and histamine through the receptors। सॉरी दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्लास हो पाएगी। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसको अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें क्योंकि मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लेक्चर के लिए, थैंक यू। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।